तो बच्चों देखो, हम लोग इंस्ट्रूमेंट में गैलोनोमीटर पढ़ लिया था, वोल्टमीटर पढ़ लिया था, एमीटर पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, जो मीटर ब्रिज, जिसका नाम क्या है, मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज का यूज क्या है? मीटर ब्रिज का यूज है कि अननोन रेजिस्टेंस पता करने के लिए कोई एक गिवन अननोन रेजिस्टेंस आपको दे दिया जाए, उसको बताओ क्या होगा वो, तो मीटर ब्रिज की हेल्प से पता करते हैं। तो इसमें कंस्ट्रक्शन पार्ट देखो, मीटर ब्रिज कैसा होता है। ये आपका मेटल प्लेट होता है, थिक होता है थोड़ा, ये मेटेलिक शीट टाइप का इतना होता है। उसके बाद इधर बीच में यहाँ पे ये पिन है, यहाँ, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि एक बहुत पतला सा वायर ये रख दिया, यूनिफॉर्म वायर। यहाँ पे आपका स्केल होता है, टेक्निकली ये स्केल के ऊपर ही होता है वायर, ठीक है। ऐसे होता है। ये स्केल होता है। स्केल जो 1 मीटर का स्केल होता है ना, आप लोग देखे होंगे लकड़ी का, वो स्केल यहाँ से यहाँ फिट कर देते हैं। उसके ऊपर एक पतला सा वायर होता है और ये प्लेट टाइप का होता है, मेटालिक शीट कॉपर का होता है ऊपर वाला, या ऐसे मटेरियल का लेते हैं जिसका रेजिस्टिविटी बहुत कम हो, रो एल बाई ए, जिससे कि हम चाहते हैं कि इस मेटल प्लेट का रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो हो, लगभग जीरो बना रहे, ठीक है। तो ये वायर होता है जिसका ऐसा लेते हैं जिसका रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ हो, यूनिफॉर्म वायर, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। यहाँ पे एक नोन रजिस्टर लगाएंगे, नोन R1, और इस जगह पे वो रजिस्टर लगाएंगे जिसका रेजिस्टेंस पता करना है, अननोन R, और बीच में से होते हुए गैल्वेनोमीटर यूज करेंगे, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे हम बैटरी का कनेक्शन दे देंगे। अब आप बताओ, ऐसे गैल्वेनोमीटर का यूज क्या है? नल डिफ्लेक्शन पता करने के लिए। मान लो यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन आया, नल डिफ्लेक्शन, अगर मान लो नल डिफ्लेक्शन आया, नल डिफ्लेक्शन का मतलब बेटा करंट यहाँ पे फ्लो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, इसको सर्किट के फॉर्म में बनाना चाहो, देखो क्या, इधर R1, इधर R, इतने पार्ट का कुछ रेजिस्टेंस होगा ना, तो इधर का रेजिस्टेंस कुछ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लैम्डा मान लें, तो x मीटर अगर ये है, स्केल पे रीडिंग x मीटर दिखा रहा है, तो लैम्डा x, और बचा हुआ लेंथ 1 मीटर है तो 100 माइनस एक्स हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर माइनस एक्स इंटू लैम्डा, और बीच में देखो गैल्वेनोमीटर लगा है। ये क्या, ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज टाइप का है क्या? तो जिस समय नल डिफ्लेक्शन आएगा उस समय क्या होगा, R1 अपॉन एक्स इक्वल टू R बाई 100 माइनस एक्स। ये है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज का वर्किंग प्रिंसिपल। देखो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में हम मेज़रमेंट यहाँ से करते हैं, स्केल इसके बीच में फिट होता है, तो इतना लेंथ टेक्निकली
इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाती है इतने पार्ट का भी कुछ रजिस्टर होगा, इतने पार्ट का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, ये हम छोड़ देते हैं, जिसे हम एंड करेक्शन बोलते हैं। अगर कल के दिन इतना थोड़ा सा लेंथ ये है तो ईमानदारी से मुझे x + x1 लेना चाहिए और इधर का 100 - x + x2 लेना चाहिए, एंड करेक्शन दोनों साइड का। और ऐसे एंड करेक्शन वाले क्वेश्चन आते नहीं हैं, मेडिकल में तो एकदम नहीं आते और इंजीनियरिंग में कभी कभार आए हैं। तो बेसिकली इतना मान के चलो, स्केल यहीं तक है तो रीडिंग जो आएगा तो इतने ही मेज़र करोगे आप, इतना छूट जाता है, ठीक है ना। वो भी अगर कभी बोले तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हो। नल डिफ्लेक्शन जहाँ पे आए तो इससे क्या यूज करते हैं, मीटर ब्रिज इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज़ यूज टू फाइंड एन अननोन रेजिस्टेंस। मीटर ब्रिज के बारे में आप लिख लेंगे, इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू फाइंड एन अननोन रेजिस्टेंस। वर्किंग प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है, तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। किस पे बेस्ड है, व्हीटस्टोन ब्रिज और नल डिफ्लेक्शन। जैसे मान लो आपके सामने एग्जांपल दे दिया जाए, ये स्केल है, स्केल जनरली 100 सेंटीमीटर का हुआ करेगा, जब नहीं दिया रहेगा कुछ तो मान के चलोगे ये 30 सेंटीमीटर है, ये 50 ओम है, ये आर बताओ क्या होगा। तो ठीक है, सॉल्यूशन आप तुरंत बता सकते हो, 50/30 = R/70 हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो आप बता लोगे। कल के दिन आपको ये बोल दिया जाए बेटा कि ये 45 है, ठीक है, ये 45 ओम है, 45 सेंटीमीटर, ठीक। वो मुझे आर बताओ, तो क्या हो जाएगा, R/55, R/55 = 45/45, यानी R की वैल्यू कितना हो गया, 45। एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यू दिया रहेगा डायरेक्ट। एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन इसमें मैनिपुलेट करना चाहे, थोड़ा क्वेश्चन टफ करना चाहे तो ऐसे हो सकता है। देखो मान लो ये दोनों रेजिस्टेंस कितने के हैं, 55 और 4500। आप खुद बताओ जरा, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दें, मतलब इधर 55 कर दें, इधर 45 कर दें, तो आपको समझ में आता है कि अब 55 इधर है तो ये कितना हो जाना चाहिए। अब नया नल डिफ्लेक्शन कितने दूर पे मिलेगा, 55 सेंटीमीटर पे मिलेगा। नया नल डिफ्लेक्शन कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। तो कितना सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ, 10 सेंटीमीटर। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि क्वेश्चन बनाने वाले कैसा कर सकते हैं, ये दोनों न दें आपको, दोनों अननोन रख दें, बोल दे दोनों का समेशन 100 है और पहले नल डिफ्लेक्शन जो भी मिल रहा था आपस में इंटरचेंज करने के बाद 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया, तो दोनों रेजिस्टेंस बताओ, तो कर लोगे, कुछ है नहीं ऐसे, ठीक है। अभी इसी में आपको ऊपर और रजिस्टर लगा दिए जाएं, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, डायरेक्ट बेसिक पे हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला है इंस्ट्रूमेंट, मीटर ब्रिज के बाद अगला पड़ता है आपका पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर के बारे में लिखिएगा, पोटेंशियोमीटर इज़ एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, across two टर्मिनल। इसका सबसे ज़्यादा यूज करते हैं हम गिवन सेल का ईएमएफ बताने के लिए, एक सेल का ईएमएफ बताने के लिए, एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है ये बताने के लिए। पोटेंशियोमीटर बल्कि होता है, बहुत बड़ा होता है। आपको क्लासरूम में जब स्टार्ट होगा तो क्लासरूम में मैं दिखाऊंगा आपको, पोटेंशियोमीटर काफ़ी बड़ा होता है, बल्कि होता है। वोल्ट मीटर का भी काम यही है, पोटेंशियोमीटर का भी काम यही है, ठीक है।
पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर दोनों का काम एक ही है। पोटेंशियोमीटर चूँकि नल डिफ्लेक्शन पे बेस्ड है इसलिए ज़्यादा एक्यूरेट होता है, इसलिए पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं कभी कभी। क्या होता है, जैसे मान लो ये रेफरेंस वोल्टेज है, ठीक है ना, एक ये यूनिफॉर्म वायर होता है, यूनिफॉर्म वायर, ये V है, इसका लेंथ L है मान लो, तो इसको G आप चलो इधर बैटरी का ऐसे सेंस मान लें अगर हम, तो ये 0, ये V, ये भी V, ये 0, ठीक है। तो आप बताओ इस वायर में रेजिस्टेंस पोटेंशियल किस तरह वेरी कर रहा है। पूरे वायर में पोटेंशियल यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो V है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ जिसे कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है ना, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, इसका नाम है ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट V/L वोल्ट पर मीटर। इस वायर के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट V/L हो जाएगा, ठीक है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब देखो क्या है, अगर हमें पता करना है कि एक गिवन डिवाइस का, एक गिवन सेल का ईएमएफ पता करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करते हैं हम लोग उसके लिए। देखो एक मान लो सेल है आपके पास, ठीक है, इसको गैल्वेनोमीटर के थ्रू होते हुए इसका वोल्टेज V1 है, मैं यहाँ पे लेके गया जहाँ पे नल डिफ्लेक्शन मिला, नल डिफ्लेक्शन, तो ये मान लो x दूरी पे मिला नल डिफ्लेक्शन। तो आप बताओ नल डिफ्लेक्शन वहीं पे तो मिलोगे, ये 0 तो ये 0, ये V1। अब बताओ इसमें कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है नल डिफ्लेक्शन का मतलब 0 करंट, तो मतलब इसका भी पोटेंशियल V1, ये भी V1 होना चाहिए यहाँ पे। तो V1 कितने में होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट पर यूनिट लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है V/L, x लेंथ का कितना होगा V/L इंटू एक्स इक्वल टू, ये V1 के बराबर होना चाहिए, V1 मतलब EMF E से डिनोट कर दे अगर हम, E1, ठीक है ना, ये हो जाएगा EMF। तो ये आपका क्या है, इसी का नाम है पोटेंशियोमीटर, ठीक है, ये आपका है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का बात समझा जाए तो पोटेंशियोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है, नल डिफ्लेक्शन पे बेस्ड है। नल डिफ्लेक्शन पे बेस्ड होने की वजह से ये ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। अब यूज़ क्या है, सबसे पहला एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है फाइंडिंग इंटरनल रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ ऑफ सेल। फाइंडिंग यूज़, फर्स्ट यूज़ क्या है, फाइंडिंग इंटरनल रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ। तो पहला यूज ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियोमीटर का सेटअप देखो क्या होता है, ये V है। अब आप बताओ, ये वायर है, चलो वायर का लेंथ दे दिया जाए 10 मीटर, ये 50 वोल्ट है, और आपका एक सेल लिया हमने, यहाँ पे 5 मीटर पे मिला। फाइंड E। तो आपको पता होना चाहिए बेसिक तरीके से कि
पोलैरिटी ऐसे लिया जाए, ये है तो ये 0 0 0, ये ई, तो ये भी ई, यहाँ तक का ई आना चाहिए, ये 50 50। पोटेंशियल ग्रेडियंट वैसे दिख रहा है, इस वायर के क्रॉस पोटेंशियल जो होता है उसी से पोटेंशियल ग्रेडियंट लिखते हैं 50 पर 10 मीटर पे, तो 50/10 पर यूनिट लेंथ 5 मीटर का कितना होगा, वही ई के बराबर होगा। ई की वैल्यू हो गया 25 वोल्ट। ठीक है, ऐसा हम लोग करते हैं। कल के दिन आपको मान लो ये क्वेश्चन दे दिया जाए, सेम क्वेश्चन है आपको, लेकिन बोल दिया जाए चलो ये बैटरी आपका जो कनेक्शन है, थोड़ा मैं पलट दे रहा हूँ बैटरी का कनेक्शन। अब बताओ, तो ये तो कितना आ जाएगा रीडिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टोटल देखो कितना है, 50/10 इज इक्वल टू इंटू 5 इज इक्वल टू ई होना चाहिए, तो ई क्या फिर से आएगा 25। तो जो लोग ऐसा निकाले होंगे उनका गलत होगा, और लॉजिक ज़रा खुद से पहले सोचना क्या गलत है, उसका वीडियो पॉज करके सोचना, मैं बता रहा हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पे अगर 0 है तो ये ई है, तो ये तो माइनस ई मिला। अब ये माइनस ई है तो 0, वायर में तो 0 से लेके 50 तक वोल्टेज मिलेगा ना, आपको क्या चाहिए माइनस ई, तो नेगेटिव में तो मिलेगा नहीं, तो कहीं भी कोई नल डिफ्लेक्शन नहीं। तो एक बात याद रखना, पोटेंशियोमीटर में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके लिखिएगा, कनेक्शन ऑफ रेफरेंस बैटरी एंड सेल should be proper means polarity of reference battery and given cell is same। ये दोनों का पोलैरिटी सेम होना चाहिए, मतलब ये अपोजिट पोलैरिटी पे होगा तो रीडिंग नहीं आने वाला है तब, क्योंकि उल्टा हो जाएगा ना। ठीक है ना, इसलिए ये बात याद रखिएगा आप लोग, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो कभी भी कनेक्शन देखिएगा तो कनेक्शन अगर डायग्राम नहीं दिया है तो कनेक्शन मान के चलना है कि सही दिया होगा, और दिया है तो इस पर ध्यान दीजिएगा, कनेक्शन दो वही बैटरी रेफरेंस का जो है वही इसका होना चाहिए। तो ये बात समझना है। कल के दिन बेटा अगर मान लो ये दे दिया है 48 वोल्ट, ठीक है, और अभी तक देखो ये यहाँ पे क्या है कि ये आपका यहाँ पे कोई रजिस्टर नहीं दिया है, ठीक है ना। चलो अब हम ईएमएफ पता करना सीख गए हैं ना, अब इंटरनल रेजिस्टेंस पता करने का तरीका। तो पहले एक जनरल फार्मूला बना लिया जाए। ईएमएफ पता करने का फार्मूला क्या था, E = V/L × X। X रीडिंग है, L लेंथ है वायर का, रेफरेंस वोल्टेज। इंटरनल रेजिस्टेंस पता करने का तरीका देखो, एक नॉन रजिस्टर हम कनेक्ट करेंगे, नॉन रजिस्टर। हमें ईएमएफ पता रहेगा क्योंकि पहले फॉर्मूले से ईएमएफ पता कर लिया। सबसे पहले क्या किया, ईएमएफ पता कर लिया नल डिफ्लेक्शन पता करने के। तो दूसरे बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, ईएमएफ पता करने के बाद आपको क्या करना होगा, अननोन रजिस्टर, एक नॉन रजिस्टर लगा के पैरेलल में, तब कैसे कनेक्ट करेंगे। तो देखो कैसे कनेक्ट होता है भाई। नल डिफ्लेक्शन होने का मतलब है कि इसमें तो कोई करंट फ्लो होना नहीं है, इसके क्रॉस जो ये भी जीरो ये भी जीरो, करंट जो भी ऊपर वाली सर्किट का नीचे वाली सर्किट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसमें करंट नहीं फ्लो होना है, तो इधर से करंट तो कोई जाना नहीं है, इसमें नल डिफ्लेक्शन। तो ऊपर का सर्किट इंडिपेंडेंट है, आपस में करंट फ्लो होगा तो ऐसे सर्कुलेट होगा, कहीं इधर आना नहीं है क्योंकि इसमें करंट जीरो है। नीचे वाले का करंट अपने हिसाब से चलेगा, लेकिन यहाँ का जो पोटेंशियल होगा, इसमें जो करंट फ्लो होगा ऐसे फ्लो होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से जीरो करंट कितना फ्लो होगा, E/R+R। तो आप खुद ही सोचो, अगर E/R+R तो प्लस माइनस हाई से लो करंट फ्लो होता है ना ऐसे, तो ये अगर जीरो है तो ये IR होगा, इस जगह पोटेंशियल IR।
मतलब आई की वैल्यू होगा ई आर अपॉन आर प्लस आर। तो यही पोटेंशियल इसका भी होगा, तो यही यहाँ पे भी पोटेंशियल होना चाहिए अगर एक्स दूरी पे नल डिफ्लेक्शन मिल रहा है तो। चलो एक्स क्या वाई बोल दे इसको। तो आप खुद बताओ तब v बाई एल इंटू वाई इक्वल टू ई आर अपॉन आर प्लस आर। ये फॉर्मूला, ये नॉन रजिस्टर, नीचे डिनोमिनेटर में देखो क्या है आपका इंटरनल रजिस्टेंस, रीडिंग एंड नल डिफ्लेक्शन का y, रेफरेंस बैटरी का वोल्टेज और लेंथ। तो इससे हम इंटरनल रेजिस्टेंस पता करते हैं, ठीक है ना। ये क्लियर रहना चाहिए सबको। दो फॉर्मूले हैं बच्चों, इस पे हम थोड़ा प्रैक्टिस करके आपको थोड़ा समझा भी देते हैं एक दो। मेडिकल के लिए तो बस फॉर्मूला ही सफिशिएंट है, लेकिन समझे रहेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक बच्चों जैसे मान लो आपको बोल दे रहा हूँ कि लेंथ है 10 मीटर है, ठीक है। ये ये 50 वोल्ट है, ई और आर। आपको ये गिवन है कि नल डिफ्लेक्शन आपको मान लो मिल रहा है यहाँ पे कितने का, मान लो एक एग्जांपल के लिए कि यहाँ पे एक डेटा समझिएगा, थोड़ा एनालिसिस हम कर रहे हैं उसको समझिएगा। 10 वोल्ट है मान लो, एक एग्जांपल के लिए ये 2 ओम है। तो 10 वोल्ट होने का मतलब सबसे पहले हम ईएमएफ पता करते हैं, ईएमएफ पता करते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। तो ईएमएफ के लिए तो हम पैरेलल में रजिस्टर लगाते नहीं है, सीधा नल डिफ्लेक्शन पता करते हैं। नल डिफ्लेक्शन वहाँ पे आएगा 10 वोल्ट का मतलब मान लो एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितना आएगा 50/10 इंटू एक्स इक्वल टू ई 10। ई की वैल्यू 2 मीटर, 2 मीटर, ठीक है ना। 2 मीटर पे रीडिंग मिल गया। अब मैंने क्या किया, ये ई वाला हो गया। दूसरा मुझे क्या, मैं एक नॉन रजिस्टर कनेक्ट कर दे रहा हूँ, चलो 5 ओम का। अगर आप 5 ओम का नॉन रजिस्टर पता कर दे रहे, चलो एक एक आसान से थोड़ा डेटा आसान है, 8 ओम का कनेक्ट कर दिया। अब नया डिफ्लेक्शन कहाँ पे मिलेगा, तो ध्यान से देखो कहाँ पे मिलेगा, पता करते हैं। तो करंट फ्लो होगा तो इसी में फ्लो होगा। एक बात आपको पहले से मैं बता दूँ, थोड़ा गलत था ये आपका, पोलरिटी वाली बात मैं बोला था सेम होना, नहीं सही तो था, पोलरिटी से भी सेम था, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेम पोलरिटी है। आपको ये पता होगा नल डिफ्लेक्शन फर्दर मिलेगा दोबारा। तो नल डिफ्लेक्शन पता करने के लिए मतलब ये 0, ये 50 है, 50 है, तो इसमें समझ लो इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा, इसके क्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगा वही यहाँ का होना चाहिए। चलो y मान लें, तो 50/10 इंटू वाई इज इक्वल टू इसके क्रॉस, इसमें करंट कितना फ्लो होगा, ऐसे फ्लो होगा, करंट की वैल्यू कितना होगा 10/10 1 एम्पियर, तो ये 8 वोल्ट। देखो 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा तो 8 वोल्ट हुआ ना, तो 8। y की वैल्यू बेटा कितना हो गया 8/5 बोले तो 1.6 मीटर। आप खुद बताइए क्या इंटरनल रेजिस्टेंस पता करने के समय आपका नल डिफ्लेक्शन किधर मिल रहा है, लेफ़्ट की राइट, लेफ़्ट में मिल रहा है, नल डिफ्लेक्शन कम हो गया ना। और अगर रजिस्टर पैरेलल में लगाओगे तो डिफ्लेक्शन और पहले मिल जाएगा, और अगर आप रजिस्टर नहीं लगाओगे पैरेलल में तो दूर मिलेगा। ये सब बातें अपने को याद रखनी चाहिए, ठीक है ना। छोटी छोटी हमें पता करने का तरीका भी पता है एकदम। इंटरनल रेजिस्टेंस पता करने का हो गया, ईएमएफ पता करने का हो गया, ठीक है। अब अगर जैसे कंपैरिजन ऑफ 2 सेल्स,
तो कोई दो सेल का कंपैरिजन कैसे करते हैं बच्चों, देख लो उसको भी। ये वायर है, मान लो ये लेंथ L है, ये V है, तो दो सेल का कंपैरिजन मुझे करना है। R1 R2 E2 E1। इसके क्रॉस नल डिफ्लेक्शन मान लो L1 पे मिला, और ठीक है, और इसके करेस्पॉन्डिंग नल डिफ्लेक्शन आपको मान लो L2 पे मिला, ठीक है। तो इसके क्रॉस कितना आएगा L1, तो E2 इक्वल टू V/L इंटू L1, L नीचे L1 E1 के करेस्पॉन्डिंग E2 के करेस्पॉन्डिंग L2, E1 इक्वल टू V/L इंटू L1। ज़रा डिवाइड कर दोगे तो E1/E2 इक्वल टू L1/L2। तो बात क्लियर है कंपैरिजन करने का क्या, जिसके लिए L जितना बड़ा उसका EMF उतना बड़ा हो जाएगा, प्रोपोर्शनल रिलेशन होगा, ठीक है ना। ये सब छोटी छोटी बातें हैं। कल के दिन आपको मान लो 48 वोल्ट 12 ओम 4 ओम 10 मीटर, ठीक है। आपको पता करना है इंटरनल रेजिस्टेंस। फोरम ये एक्स बताना है, चलो बताओ एक्स बताना है, तो ठीक है ना। ये पहले देखो, नल डिफ्लेक्शन जब भी आता है याद रखना कि इस वाले सर्किट का ऊपर वाले सर्किट से कोई लेना देना नहीं होता, इसमें करंट फ्लो होना नहीं है, तो ये काट के अलग कर दो। नीचे अलग सोचो, ऊपर अलग। ऊपर करंट कितना फ्लो होगा, 12 4 16 3 एम्पियर, 3 एम्पियर मतलब ये जीरो, ये जीरो, तो ये 48, तो प्लस माइनस 12 3 36 12 वोल्ट, तो 12 वोल्ट। देखो ध्यान से, वायर के क्रॉस पोटेंशियल 12 वोल्ट का है, तो V/L तो 12/10 होगा। याद रखना गलती से 48 नहीं करना है, वायर के क्रॉस जो होता है उसको V/L लेते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट में, इंटू एक्स इज इक्वल टू इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही आएगा, या फिर E-IL लिखे तो ये तो ज़्यादा आसान होता है। इसमें करंट कितना फ्लो होगा, 12/16 और प्लस माइनस, ठीक है। तो ये 12/16 इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, 12/16 इंटू 8 6, ठीक है। x इक्वल टू 5 मीटर, ये आ गया, ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम जो आएंगे हम लोग कर लेंगे। पोटेंशियोमीटर हो गया। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं कि ठीक है, अब इंस्ट्रूमेंट में छोटी छोटी बातें जो बची हैं आपकी, एक तो वो आपका कलर कोडिंग है, ठीक है। कलर कोडिंग बचा है, तो कलर कोडिंग चलो बता ही देते हैं। कलर कोडिंग भी वैसे ज़्यादातर चीज़ें मैं सोच रहा था कि आपको लैब में हम बताएंगे। कलर कोडिंग क्या है बच्चों, कार्बन कलर रजिस्टर जो होता है, रजिस्टर पे कई बार आप देखे होंगे कलर बने होते हैं, तो वो कलर के बेसिस पे रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है। जैसे ये रेजिस्टेंस है कार्बन रजिस्टर
तो इसके ऊपर देखो कलर बने होते हैं ऐसे, 3 कलर का पट्टी बना होता है ऐसे, एक और इधर साइड में होता है 4। ये पहला कलर बोलते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है, ये फर्स्ट। अब रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन कैसे करते हैं याद रखना। फर्स्ट कलर के लिए मान लो ये वैल्यू x है, ये वैल्यू y है, ये वैल्यू z है, तो x y इंटू 10 टू द पावर z, ये 2 नंबर का प्रोडक्ट नहीं है, 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, और ये आपका टॉलरेंस वैल्यू दे रहा, टॉलरेंस वैल्यू। तो ठीक है बच्चों, इसको हम अलग से बताएंगे आपको बाद में।